नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ एक फैक्ट बन के रह गया है, जिस पर कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ और अगर किसी ने कोशिश की भी तो उसे रोक दिया गया। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 1947 खत्म हो चुका है लेकिन भारत शुरू नहीं हुआ। सड़कों पर झंडा है, गलियों में लाशें। पार्टीशन सिर्फ जमीन का नहीं था, पार्टीशन यादों का था, और यादें सबसे ज्यादा खूनी होती हैं। 10 से 15 लाख लोग मर गए, 1.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़ चुके थे। ये नंबर्स नहीं है, ये चेहरे हैं, ये बच्चे हैं, ये माँ बाप हैं। और इस पूरे खून के बीच एक आदमी था जो बिना सरकार के सरकार से ज्यादा पावरफुल था, महात्मा गांधी। गांधी के पास कोई कुर्सी नहीं थी, कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई वोट नहीं, पर जब गांधी बोलते थे प्राइम मिनिस्टर चुप हो जाता था। यही बात किसी एक आदमी को बहुत डरा रही थी। उस आदमी का नाम था नाथूराम गॉडसे, और धीरे धीरे ये डर उसके गुस्से में बदल गया। अब चलते हैं जनवरी 1948 की तरफ। कश्मीर जल रहा है, इंडियन सोल्जर्स मर रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स जो हैं वो भरे पड़े हैं, और तब गांधी फास्ट पे बैठते हैं और सिर्फ एक डिमांड के साथ, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दो। सरकार मना करती है, गांधी फास्ट जारी रखते हैं। सरकार झुक जाती है, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल जाते हैं। गोडसे के लिए ये पैसा नहीं था, ये था एक मैसेज। जो हम पर हमला करेगा उसे भी हम शांत रहकर रिवॉर्ड देंगे। गोडसे लिखता है, उस पैसे से गोलियां खरीदी जा सकती हैं और वो गोलियां हिंदुस्तान के ही लोगों को मारेंगी। कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं, पर परसेप्शन डेडली है। अब चलते हैं नोआखली की तरफ। 1946 to 47 हिंदू बस्तियां जल रही हैं, औरतें बेइज्जत हो रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। गांधी वहां जाते हैं नंगे पांव, शांति का संदेश लेके। पर गोडसे पूछता है, जब एक साइड तलवार लेके खड़ी हो और दूसरी साइड लाश उठा रही हो, तो आप सिर्फ लाश उठाने वाले को ही क्यों समझा रहे हो? ये सवाल डेंजरस था क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ था, पर ग्राउंड रियलिटी के बहुत करीब। चलो अब चलते हैं दिल्ली 1947। रिफ्यूजीज जो हैं वो आते जा रहे हैं, ट्रेन से सिर्फ बॉडीज उतर रही हैं, घर जमीन इज्जत सब गया। और गांधी फिर फास्ट पे बैठते हैं, और इस बार मैसेज वही, बदला मत लो। गोडसे के दिमाग में कुछ टूटता है। उसके लिए अहिंसा नहीं थी ये था सरेंडर। उसके लिए गांधी शांति का सिंबल नहीं था, वो बन गया था एक ऐसी आवाज जो सिर्फ एक कम्युनिटी से सैक्रिफाइस मांग रही है। और फिर आता है वो थॉट जो हर डेमोक्रेसी को डरा जाता है। अगर एक आदमी की मॉरल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो जाए तो फैसले कौन करेगा? गोडसे मानता था गांधी रूल नहीं करते थे, पर रूल करवाते थे। इट्स वेरी मच लाइक ही वॉज नॉट द किंग बट ही वॉज द किंग मेकर, विदाउट अकाउंटेबिलिटी, विदाउट इलेक्शन, विदाउट कॉन्सिक्वेंस। और ये आर्ग्यूमेंट जो है वो आज भी पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ाया जाता है। इन्फ्लुएंस जब अनचेक्ड हो तो डिक्टेटरशिप जैसा लगता है।
पर फिर गोडसे एक लाइन क्रॉस कर देता है, वहाँ जहाँ गुस्सा ख़त्म होता है और गन शुरू हो जाती है। 30 जनवरी 1948, 3 गोलियां। उस पल गोडसे ने सिर्फ गांधी को नहीं मारा, उसने अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को मार दिया। सोचो, गांधी मर गए, क्या राइट्स रुक गए? क्या जस्टिस मिल गया? क्या हिंदुस्तान सेफ हो गया? नहीं, सिर्फ एक चीज हुई, इंडिया हमेशा के लिए स्कार्ड हो गया। गांधी अमर हो गए और गोडसे विलन बन गया। ये कहानी हीरो और विलन की नहीं है, वैसे ये कहानी है गलत डिसीजंस की, अनचेक्ड मॉरल पावर की और गुस्से की, जो जब इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाते हैं गन उठा लेता है। गोडसे के सवाल अनकंफर्टेबल थे, वैलिड भी थे कभी कभी, पर जवाब गोली नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दिन हम मान लेते हैं कि कोई भी अपने गुस्से को जस्टिस बोल सकता है, उस दिन कोई नहीं बचता, सिर्फ लाशें बची रह जाती हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस टॉपिक्स के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।